हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीषा काकड़े सेलुकर। आशा करती हूँ तुम लोग सभी घर पे होंगे, सेफ होंगे। अभी ग्लोबली और नेशनली देखा जाए तो ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम सभी लोग एक जगह गैदर होके क्लास कंडक्ट कर पाए। आई मीन फिज़िकली क्लास हम ले पाए। तो इसीलिए आई एम जस्ट वेलकम यू ऑल विद द न्यू टेक्निक, विद द न्यू मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो आई होप तुम लोगों को ये पसंद आएगा या समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से, और अभी आपके सिलेबस में उसका पहला चैप्टर है। देखो, आई थिंक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वैसे देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों टर्म्स आपके लिए नए नहीं हैं। इसकी स्टडी हमने लास्ट ईयर 11th में भी की हुई है। तो ओवरऑल आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन दोनों की बहुत अच्छे से जानकारी है। लेकिन फिर भी अभी इस साल भी हमें ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये टॉपिक दिया हुआ है, तो हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो देखो, इसको जो है सबसे पहले एक हमारे ये मिस्टर रैगनर फ्रिज, इन्होंने ये जो टर्म है या ये जो स्टडी है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की हुई थी, कराई हुई थी। उन्होंने ओस्लो यूनिवर्सिटी में 1933 में एक थ्योरी सबमिट की, जिसके अनुसार उन्होंने ये इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचों में, दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। उसमें से पहला था माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो रैगनर फ्रिज है, ये एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए भी ये नॉमिनेट हुए थे। तो अभी हम देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पोर्शन। ठीक है, तो देखिए, अभी जैसे इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में, मेन ब्रांचेस में बांट दिया। तो पहला था इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, और ये वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से डिराइव हुआ है, और इसे हम ग्रीक में माइक्रोज बोलते हैं, जिसका मतलब है छोटा सा, स्मॉल। और इसे ही हम बोलते हैं कि किसी स्टडी को इंडिविजुअल यूनिट में डिवाइड कर देना, और उसे ही हम बोलेंगे माइक्रो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी एक पर्सन के इनकम की हम स्टडी करते हैं, हमारे देश में कितने सारे लोग हैं, उनमें से सिर्फ एक घर के बारे में अगर हम सोचते हैं, इंडिविजुअल या पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में अगर हम सोचते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, पहले बता देती हूँ, मैक्रो ये वर्ड भी ग्रीक भाषा से डिराइव्ड हुआ है, मैक्रोज, और जिसका मीनिंग होता है लार्ज, बहुत बड़ा। ठीक है, अब एग्रीगेट स्टडीज़ अगर करनी होती है तो आता है ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़। जैसे ओवरऑल यूनिट की अगर स्टडी करनी है, एग्रीगेट यूनिट की अगर स्टडी करनी है, तो वो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे टोटल इनकम हो गया, टोटल इनकम ऑफ द नेशन, जैसे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, इन सारी चीज़ों की स्टडी जो हो गई वो आ जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप तुम लोगों को मैक्रो और माइक्रो ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ। यहाँ पे देखिए, मॉरिस डॉब
सबसे इजी डेफिनेशन इनकी है मॉरिस डॉब की। देखो उन्होंने क्या कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। मतलब क्या है, पूरी इकोनॉमी का एक छोटा सा सैंपल लेके अगर कोई स्टडी करता है तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट्स ऑल। बहुत इजी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आप बहुत इजीली इसे लर्न कर सकते हो। फाइन। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्राइस और इंडिविजुअल फैक्टर। फैक्टर का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ हम जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करके कोई चीज़ बना रहे हैं उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, स्कोप में ये चीज़ आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगी। तो हम अब देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम नज़र आ ट्री डायग्राम नज़र आ रही होगी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। उसमें बेसिकली इसको 3 मेन टाइप में डिवाइड किया गया है, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और वेलफेयर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्राइसिंग का मीनिंग ये है कि देखो अगर कोई चीज़ हम बाज़ार में बेचने के लिए उतारते हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरर है या एंटरप्रीनियर है, कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो उसे हम किसी सर्टन प्राइस पे मार्केट में उतारेंगे। मतलब उस चीज़ को हमें प्राइस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को प्राइस डिटरमाइन करने के लिए ये जो है ये थ्योरी बनी हुई है। यहाँ पे देखिए इसके 2 टाइप है, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल फैक्टर्स है प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने में। जैसे अगर मार्केट में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो चीज़ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है मार्केट में, मतलब उसका सप्लाई काफ़ी कम है, रेयर सप्लाइड अगर कोई चीज़ है, तो ऐसे चीज़ों की जो प्राइस होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा के लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा इसेंशियल्स होती है, बहुत ज़्यादा उसकी नीड होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो ऐसे कमोडिटीज़ की प्राइस भी थोड़ी कम होती है, लोअर साइड में होती है। ठीक है, ये जो इतना पार्ट है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेन जो इसका फैक्टर है वो है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर्स जो है वो आपको समझ में आने चाहिए। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम जो है वो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे फैक्टर्स हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनियर जो खुद डिसीजन लेता है किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, अब देखो लैंड है तो उसका रेंट देना पड़ेगा, अगर लेबर रखे हैं तो उसके वेजेस देने पड़ेंगे। अगर हमने अब देखो कैपिटल मतलब क्या है, हमारे पूरे बिजनेस में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पैसा लगता है। हाँ, तो अब वो पैसा कहीं ना कहीं से तो हमें जुटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वो बैंक से लोन ले लेंगे, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और साथ ही में अब इतनी ज़्यादा रिस्क लेके हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारा एक उद्देश्य रहेगा, एक एंटरप्रेन्योर का उद्देश्य रहेगा प्रॉफिट अर्न करना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जो है वो चीज़ों की प्राइस डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे रेंट, वेजेस, बैंक का इंटरेस्ट और अपना एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ों की प्राइस है वो डिसाइड होती है। इन सारे चीज़ों का प्रभाव चीज़ों के प्राइस पे पड़ता है। ठीक है, इसीलिए अगर देखो
अगर हम कोई चीज़ कहीं दूर से मंगवा रहे हैं तो उसके हमें ज़्यादा चार्जेस भी लगते हैं, हमें ज़्यादा पे करना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अब ट्रांसमिशन मतलब यहाँ से वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ऐड हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ों की प्राइसिंग डिसाइड होती है और ये फैक्टर्स भी माइक्रो में आते हैं, क्योंकि हम किसी एक फर्म, किसी एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। नेशन में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सारे इंडस्ट्रीज़ की नहीं, सिर्फ एक फर्म, एक इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो वो आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फाइन, आई थिंक ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है वेलफेयर, थ्योरी ऑफ वेलफेयर। अब वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण। अब जनरली कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो एक ही उद्देश्य से बनाते हैं, जिसका एक ही कॉमन पर्पस होता है कि लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा काम में आए, लोगों का जो सेटिस्फैक्शन है वो लोगों तक पहुंचाए। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें बेसिकली सेटिस्फैक्शन जो है, कस्टमर या कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो ध्यान में रख के ही बनाते हैं। तो उसमें भी देखो 3 पार्ट है। उसमें है पहले इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो वो कितना एफिशिएंट है। एक बार प्रोड्यूस कर लिया, एक बार किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर लिया तो हो जाता है क्या? नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, ये चीज़ हमें ध्यान में रख के ही जो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अब देखो आपका प्रोडक्शन जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो अगर कंज्यूमर को लगता है कि सही में ये सेटिस्फाइंग है, बहुत अच्छे से रिजल्ट दे रहा है, मतलब कंज्यूमर जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट से अगर वो उसे मिल रहा है तो वो क्या करेगा? बार बार वही प्रोडक्ट खरीदेगा। और इसीलिए इसे हम बोलेंगे इफ़िशियंसी इन कंजम्पशन। मतलब आप जो भी बना रहे हो वो यूटिलिटी कैरी करने वाला होना चाहिए। उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में यूटिलिटी होनी चाहिए, तभी कंज्यूमर्स उसे खरीदेंगे। उसके बाद आएगा ओवरऑल इकोनॉमिक इफ़िशियंसी। अब ओवरऑल इकोनॉमिक इफ़िशियंसी में ये आता है कि जो भी हम बना रहे हैं वो कम से कम रिसोर्सेज के यूज़ से बनाएं। जैसे बहुत ज़्यादा अगर हमने फॉर एग्जांपल रेंट बहुत ज़्यादा पे कर दी तो ऑब्वियसली उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की प्राइस पे इफ़ेक्ट होगा, प्राइस भी उस चीज़ की बढ़ जाएगी और ऐसे से क्या होगा? कस्टमर वो चीज़ लेने के लिए थोड़ा सोचेगा या फिर नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट जो है उस चीज़ की ज़्यादा हो जाएगी उसके सेटिस्फैक्शन लेवल से। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ओवरऑल इकोनॉमिक इफ़िशियंसी, मतलब कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्टिव चीज़ों को बनाना, निर्मित करना, ये हो गया वेलफेयर कंसर्न। आई होप तुम लोगों को स्कोप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप ये वीडियो देखते हुए एक बुक और एक पेन या पेंसिल अपने पास रखिए और एक एक क्वेरी नोट डाउन कीजिए और वो ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी आप अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके फीचर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स। अब पहला है उसमें सबसे पहला स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अब ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हम बहुत छोटे छोटे लेवल पे ही चीज़ों की स्टडी करते हैं, मतलब इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। जैसे इंडिविजुअल फर्म हो गया, इंडिविजुअल प्राइस हो गया, इंडिविजुअल प्रोडक्शन हो गया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, इसकी हम स्टडी करते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़े लेवल पे स्टडी नहीं होता है, ये छोटे छोटे सैंपल कलेक्ट करके उस पर स्टडी की जाती है। तो ये हो गया पहला फीचर। उसके बाद आता है अपना सेकंड फीचर, प्राइस थ्योरी। अब ये प्राइस थ्योरी जो है वो
माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थियरी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम छोटे छोटे सैम्पल्स से प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट और जो भी सर्विसेज है उनका अच्छे से फैक्टर्स स्टडी करके हम प्राइस को अलोकेट कर सकते हैं। इसीलिए ये भी इसका एक फीचर हो गया प्राइस थियरी। उसके बाद आ गया पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखो ये चीज़ जो है ये आपके लिए नहीं है, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसे समझने में, तो ध्यान से सुनिएगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है बैलेंस होना, दो चीज़ों में या दो फैक्टर्स में बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस रखना, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पार्शियल क्यों यूज़ किया है? देखो हम छोटे छोटे जो भी हिस्से हैं उनकी स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पार्शियल ये शब्द यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि हम मैक्रो की तरह यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे किसी चीज़ की स्टडी नहीं करते, हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं और रिज़ल्ट जनरेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पार्शियल चीज़ों का ही ध्यान रखा जाता है और इसीलिए इसका थर्ड फीचर है पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। अब यहाँ पे देखते हैं बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फोर्थ पॉइंट है अपने फीचर का, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशंस। अब देखो कोई भी थ्योरी है वो विदाउट अजम्पशंस कभी नहीं आती, और ये माइक्रो और मैक्रो ये दोनों थ्योरीज हैं और इसीलिए इसके भी कुछ सर्टन अजम्पशंस हैं, मतलब ऑलरेडी कुछ अज्यूम किया गया है तभी ये थ्योरी अप्लाई हो सकती है। जैसे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स मतलब क्या है कि चीज़ों की प्राइस हो गया, या फिर लोगों की इनकम हो गया, या फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेंट हो गया, या फिर एंटरप्रेन्योर का खुद का प्रॉफिट रेशो हो गया। ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये थ्योरी जो है वो अप्लीकेबल होगी। और वैसे ही परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो ये जो पैरिबस है इन्होंने ये अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट वाली जो थ्योरी है ये अलग दी है इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ये जो लेजिस्फेरी है उन्होंने ये थ्योरी दी है कि परफेक्ट कंपटीशन होनी चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या? जितने बायर्स होंगे उतने ही उसके वेंडर्स होंगे, विक्रेता होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल बायर्स, मल्टीपल सेलर्स या वेंडर्स, ठीक है। इसे हम बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। जैसे प्योर कैपिटलिज्म। प्योर कैपिटलिज्म मतलब जैसे अमेरिका जैसे देश में सभी जो है मतलब कैपिटल के मामले में वो देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, बलवान है। तो इसीलिए यहाँ पे एक अज्यूम किया गया है कि यहाँ पे प्योर कैपिटलिज्म होना चाहिए, मतलब पैसों की कभी बिजनेस में कमी नहीं होनी चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलना ही चाहिए, ऐसा ये एक इसके पीछे इन्होंने लेजिस्फेरे ने एक थ्योरी दी है, तभी जाके ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी अप्लाई हो सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है। मतलब ये जो जितने भी है जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट हो गया, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हैं इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए अजम्पशंस। ओके, अगर कोई भी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है स्लाइस मेथड। स्लाइसिंग मेथड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत सारे हिस्सों में बांटना, और माइक्रो का मीनिंग ही वही है। हम बहुत ज़्यादा वास्ट जो डेटा हमारे पास होता है उसको हम छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और फिर उसमें स्टडी करते हैं। तो एग्रीगेट को हम जनरली क्या करते हैं, इंडिविजुअल पार्ट में बांट देते हैं, इसे ही बोलेंगे हम स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड
it splits or divides the whole economy into small individual units and then studies each unit separately in detail. अब मतलब यहाँ पे वही बोला है जो मैंने अभी अभी समझाया कि बहुत बड़े पैमाने पे जो अपनी इकोनॉमी होती है उसको स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है और फिर उसके डिटेल को बहुत अच्छे से स्टडी की जाता है। जैसे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, जब एक घर की, अब अपने भारत में कितने सारे घर हैं, उनमें से एक एक घर में जाके ही सेंसस वाले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, तभी तो बनती है नेशनल इनकम, राइट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब दुनिया भर से किसी चीज़ के लिए की जाने वाली डिमांड, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या हो गया, किसी एक घर की अगर कोई डिमांड है उसकी स्टडी करना। मतलब क्या है, एक घर के डिमांड को लेते हुए, वस्तुओं की जो डिमांड एक घर जनरेट करता है उनकी पहले इंफॉर्मेशन निकालना और उसी के बेस से फिर एग्रीगेट डिमांड को जनरेट करना। ये हो गई स्लाइसिंग मेथड। उसके बाद यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब देखो ये भी एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको हो सकता है कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो इसे भी ज़रा ध्यान से सुनना तुम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म। मार्जिनलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी टोटल है उसमें एक एडिशनल यूनिट, ठीक है, ध्यान से सुनना, टोटल में अगर एक एडिशनल यूनिट आप ऐड कर रहे हो और उसके चलते अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूनिट या मार्जिनलिज्म, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन है कुछ 100 यूनिट का, ठीक है, मतलब एक महीने में आप 100 यूनिट बनाते हो, लेकिन अब इस बार ये हुआ कि डिमांड के चलते आपने 100 यूनिट ना बनाते हुए 110 यूनिट बना लिए एक महीने में, तो एडिशनल यूनिट्स कितने हुए, 10। और इसी के चलते आपके प्रोडक्शन में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएंगे और उसी को हम बोलेंगे मार्जिनलिज्म, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था सेम वही बता रहा है यहाँ पे। मतलब जो भी चेंज आपके एडिशनल यूनिट को ऐड करने से, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट को टोटल में ऐड करने से जो भी चेंज होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनलिज्म, ठीक है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग द प्रिंसिपल। मतलब यही होता है कि देखो दुनिया भर में किसी चीज़ की डिमांड घटती बढ़ती रहती है और उसी के चलते जो भी प्रोड्यूसर होता है उसको डिमांड के हिसाब से अपने जो भी प्रोडक्शन प्रोसीजर होती है उसमें यूनिट्स को ऐड करना पड़ता है या घटाना पड़ता है, और उसी के चलते जो भी चेंजेस उसके प्रोडक्शन हाउस में होते हैं उसे हम बोलते हैं मार्जिनलिज्म। और ये भी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या है, देखो ये चीज़ भी हमें 11th में पढ़ने को मिली हुई है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का मतलब पता है ना तुम लोगों को, जितने बेचने वाले होंगे, जितने विक्रेता होंगे उतने ही उसके बायर्स होंगे, खरीददाता होंगे, ठीक है, खरीदार होंगे। उसके बाद मोनोपोली मतलब क्या है, सिर्फ एक विक्रेता होगा, अगर वो चीज़ आपको चाहिए तो उसी के पास जाना पड़ेगा, तो ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये जनरली आती है
जो हमें नकली चीज़ें मिलती है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन जो है बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन लोगों ने उसकी भी कॉपी करना सीख ली है ना। अगर ऐसी चीज़ें कोई बेचता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मीन्स ये सेम होता है मोनोपोली जैसा, लेकिन ये जैसे सब्ज़ी विक्रेता वगैरह होता है ना, उनके लिए होता है। जैसे सब्ज़ी विक्रेता तो बहुत है, लेकिन कुछ सब्ज़ी विक्रेता ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रेश और अच्छी चीज़ें बेचने में माहिर होते हैं, या फिर जो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देते हैं। जैसे कोई सब्ज़ी विक्रेता ऐसे होते हैं कि वो सब्ज़ी सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोपोली। तो ये हो गया अपना मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है लिमिटेड स्कोप। अब देखो, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है ना, तो वहाँ पे स्कोप जो है वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े डेटा से सिर्फ छोटा सा सैंपल उठा के उस पर स्टडी करते हैं, इसलिए उसके स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, मतलब देखो इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट पे ही हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसीलिए होता ये है कि हम बहुत बड़े डेटा को स्टडी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। इट डजंट डील विद द नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के साथ हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ में डील नहीं कर पाते हैं, सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। अब ये जो इन्फ्लेशन से लेके इकोनॉमिक ग्रोथ तक जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये सब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब बहुत वाइड होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं, नेशनलाइज्ड कंसेप्ट होते हैं, और इनकी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं कर पाते। हम बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये जो 8वां पॉइंट है ये फीचर में दिया हुआ है, लिमिटेड स्कोप। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये इतना काफ़ी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम मेकिंग वीडियो, तो हो सकता है तुम लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई ना पड़े, या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा एडवांस टूल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर आपको कोई भी परेशानी है वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे अपने ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो। और हाँ, आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपके घर में जितने भी सामान अभी लॉकडाउन में आप खरीद रहे हो उसकी लिस्ट बनानी है, और वो सामान कौन कौन से इसेंशियल चीज़ों में आ रहे हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, और वो ग्रुप पे आपको शेयर करने हैं। फाइन गाइस, आई होप तुम लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। हैव अ वेरी नाइस डे, एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, और थोड़ा खुद का ख्याल भी रखना सीख लीजिए। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।